अर्थव्यवस्था में के आकार की रिकवरी। के आकार की रिकवरी कब होती है? लिखिएगा। जब जब मंदी के बाद मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्से अलग अलग हिस्से अलग अलग दर अलग अलग दर अलग अलग समय परिणाम पर सामान्य होते हैं। अलग अलग दर समय या परिणाम पर, ये अलग अलग समय मत करो, इसमें हटा देना। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और लिख लेना, यह सेक्टरों, उद्योगों, लोगों के समूहों में एक समान रिकवरी के विपरीत होते हैं। रिकवरी के विपरीत होते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा, यह अर्थव्यवस्था या व्यापक समाज की संरचना, व्यापक समाज की संरचना में बदलाव लाती है। सर ये चर्चा में क्यों है? पहले लिखिए ना इसको। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्यों होता, मतलब ना कि जैसे जो मंदी वाली स्थिति होती है ना, तो मंदी के पहले वाली स्थिति और मंदी के बाद वाली स्थिति में जो आर्थिक परिणाम और आर्थिक संबंध होते हैं ना, ये बदल जाते हैं मंदी के पहले और मंदी के बाद। इस स्थिति में के आकार की रिकवरी होती है। ठीक है, अब भारत में क्या हुआ, कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में के आकार की रिकवरी हुई है ना? कब हुई है? हेडिंग दे दीजिएगा, कोविड के बाद के रिकवरी। क्यों क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इसके बाद, मतलब सॉरी, महामारी के दौरान ही दो नए क्षेत्रों का उदय हुआ। दो नए क्षेत्र उभर कर सामने आए। वो जो दो नए क्षेत्र थे, उसमें एक तो है वस्तु सेवा, वस्तु सेवा, दोनों के उच्च तकनीक निर्यात में वृद्धि, पहली चीज। और दूसरा है तकनीकी स्टार्टअप में वृद्धि, तकनीकी स्टार्टअप में वृद्धि से क्या हुआ, इसकी वजह से विदेशी पूंजी आकर्षित हुई, इसकी वजह से विदेशी पूंजी आकर्षित हुई। ठीक है, साथ ही साथ इसने और क्या किया, तकनीकी स्टार्टअप ने क्या किया, अर्थव्यवस्था की समस्या के लिए, सॉरी, वास्तविक अर्थव्यवस्था की समस्या के लिए डिजिटल समाधान प्रदान किया, ठीक है, ओके। एक चीज ये याद रखना है कि जो के आकार की रिकवरी रही है, उसमें निम्न से बड़े स्तर की खपत मजबूत नहीं रही है। इसकी वजह से सेवाओं की मांग पर अंकुश लगा हुआ है। कि जो के आकार मुद्रास्फीति है, उसका प्रमुख कारण क्या है? के आकार मुद्रास्फीति का कारक क्या कारक है? इसका कारक एक तो ये है
कि 2023 अल नीनो वर्ष था। अल नीनो वर्ष था। अल नीनो वर्ष था 2023। पहली चीज तो ये। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से खाद्य मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में जो कोर कीमतें रही हैं उनमें तेजी से गिरावट देखी गई। ठीक है, मतलब जो खाद्य मुद्रा स्फीति रही है उसमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो इसकी कीमतें रही हैं उनमें तीव्रता देखी गई इस अल नीनो वर्ष की वजह से। ठीक है, एक तो ये चीज। ठीक है, इसके अलावा सेवा मुद्रा स्फीति। सेवा मुद्रा स्फीति कम रही। ठीक है, हैं। तीसरा लिख लीजिए, चीन में घटती मुद्रा स्फीति। चीन में घटती मुद्रा स्फीति से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा है। चीन में क्या हुआ? निर्यात कीमत, बढ़ती निर्यात मात्रा के बीच में भारत ने खुद कुछ हद तक मुद्रा स्फीति को कमजोर किया है। ठीक है, इस वजह से कि आकार मुद्रा स्फीति देखी जा रही है। इसके अलावा जो केंद्रीय बैंक है ना, केंद्रीय बैंक की आक्रामक नीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आक्रामक नीति, इससे क्या मतलब था? आरबीआई ने लगातार 4% मुद्रा स्फीति लक्ष्य तक पहुंचने के अपने उद्देश्य को दोहराता रहा है। आरबीआई हमेशा चाहता है कि 4% मुद्रा स्फीति, ठीक है, इतना तक पहुंच जाए। रुपए को स्थिर करने के प्रयास में कम मुद्रा स्फीति के बावजूद भी आरबीआई ने 2 बार दरें बढ़ाई है। ठीक है, एक ये हो गया, और एक चीज और, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट। ठीक है, पेडोकल। पहली बार सुन रहे हैं। नहीं सर। पेडोकल लिखिएगा, मृदा का एक ऐसा प्रकार जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हो, जिसका विकास के लिए देखो 65 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, कम वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। उसके अलावा जहां घास, भूमि, झाड़ी उपस्थित हो, वहां पर इनका विकास होता है। ठीक है, इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। 65 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता मतलब अधिकता होती है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ कम पाए जाते हैं। यही है पेडोकल, इसी को बोलते हैं पेडोकल। ठीक है, एक दूसरा नाम है स्टिकी इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? ऐसी स्थिति जब मुद्रा स्फीति में कमी आने की प्रक्रिया उम्मीद से अधिक समय लेती है। ठीक है, वो है स्टिकी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये क्या होता है ना, ऐसे में खाद्य और ईंधन की उच्च कीमतों का प्रसार बड़ी तेजी से होता है, और इसी को देख देख के क्या होता है, और भी जो अन्य वस्तुएं थी उनकी भी कीमत में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, एक शब्द और है, अच्छा एक और टर्म है ना, 15 मिनट सिटी। ये क्या होता है? मतलब शहर नियोजन की एक अवधारणा है ये 15 मिनट सिटी। ठीक है, मतलब शहर नियोजन की एक ऐसी अवधारणा जो अपने घर से निकलने के बाद लोग पैदल या साइकिल से 15 मिनट की दूरी तय करके अपने स्कूल जा सकते हैं, अपने दफ्तर जा सकते हैं, अपने जनरल स्टोर जा सकते हैं, अपने ग्रोसरी शॉप जा सकते हैं, अपने पार्क में जा सकते हैं, अपने अस्पताल में जा सकते हैं, मतलब 15 मिनट में अपने घर से। बात समझे? 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। हाँ,
तो उसी को 15 मिनट सिटी कहा जाता है। ठीक है, 15 मिनट सिटी याद रखना इतना ही कि एक शहरी नियोजन अवधारणा है जिसमें लोगों को अपने घर से निकलने के बाद वो पैदल या फिर साइकिल से, बाइक से नहीं, फोर व्हीलर से नहीं, पैदल या साइकिल से 15 मिनट में ऑफिस भी पहुंच जाए, अस्पताल पहुंच जाए, स्कूल पहुंच जाए, पार्क पहुंच जाए, जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, मतलब जहां भी जा सकते हैं 15 मिनट में पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं। सर साइकिल की अपेक्षा तो ठीक है, ठीक है। बजाओ जनजाति चर्चा में क्यों रही है? चर्चा में रही है क्योंकि इस पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, ओके। ये कैसी जनजाति है? तो खाना बदोश जनजाति है। खाना बदोश जनजाति है। कहां पर? मलेशिया में। मलेशिया में, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मलेशिया में एक राज्य है सब्बा। मलेशिया में एक राज्य है सब्बा। सब्बा के आसपास जो अवैध प्रवासियों पर एक बेदखली अभियान चलाया जा रहा है, उसमें क्या किया गया है, करीब 500 से ज्यादा खाना बदोश इस जनजाति के लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, इनके बारे में एक चीज और याद रखना, इनको एक और नाम दिया जाता है समा बजाऊ। समा बजाऊ भी इनको कहा जाता है, एक ये नाम इनका है। ये एक स्थानीय नृजातीय समूह है, ये याद रखना। कहाँ पाई जाती है ये जनजाति? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में पाई जाती है, मलेशिया में भी पाई जाती है, फिलीपींस में भी पाई जाती है, थाईलैंड में भी पाई जाती है। और याद रखना तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके जो घर होते हैं, इनके जो घर होते हैं ना, वो ज्यादातर पानी के ऊपर होते हैं, खंभों पर बने होते हैं इनके जो घर होते हैं। ठीक है, एक चीज लिख सकते हैं, बड़े पैमाने पर हाउस बोट का प्रयोग करते हैं। हाउस बोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर इसमें जो निर्याती समूह लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखिएगा तो सिपरी रिपोर्ट 2024। इस सिपरी का फुल फॉर्म क्या है पता है आप लोगों को? स्टॉक होम, पहले भी लिखवाए हैं, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फुल फॉर्म है। 2024 की एक रिपोर्ट आई है। इसने क्या बताया, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? भारत के पास अब क्या है, 172 परमाणु हथियार है। ठीक है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान हो गया? तो छठा स्थान हो गया इस मामले में, छठा स्थान हो गया। पाकिस्तान को पीछे कर दिया इसने, पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। ठीक है, ओके, ये हमें याद रखना है। अच्छा, तो शुरुआत के 5 कौन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे आगे है अमेरिका, यूएसए सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद नंबर आता है रूस का, रूस के बाद आता है नंबर ब्रिटेन का, ब्रिटेन के बाद नंबर आता है फ्रांस का, फ्रांस के बाद नंबर आता है चीन का, चीन के बाद आता है भारत, फिर आता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया के बाद नंबर आता है इजराइल का। ठीक है, ये इतने देश हैं। ओके, याद रखना इसे। अच्छा सर जो इजराइल है इसका ओपन है कि ये इसके पास है, ये इसके 30 परमाणु सर। इसमें एक चीज और याद रखना, जो इसमें से यूएसए और रूस हैं, इन दोनों के पास अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो विश्व के 90% परमाणु हथियार इन्हीं दोनों के पास हैं। बात समझे? ये भी हमें याद रखना। बात समझे? यस सर। और यही नहीं, इन दोनों देशों के पास देखा जाए तो 1200 प्लस हथियार ऐसे हैं, सेवानिवृत्त हथियार हैं इनके पास, जिनको नष्ट भी किया जा रहा है इन दोनों के पास। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। चलिए,
चीन में कितना है? 500 500 है चीन में। पाकिस्तान में कितना है पता है? 170। भारत में तो पता है। ब्रिटेन में कितना है? ब्रिटेन में है 260 ही है इसके पास तो, 260 है। तीसरे पर चीन आएगा तो ठीक है। फिलहाल ऐसे हैं इसमें। हो गया, बस इतना ही याद रखना है। सिपरी बारे में हम पहले बता चुके हैं कि सिपरी क्या है ना? जी सर। अच्छा, कफाला व्यवस्था क्या है? कफाला प्रणाली क्या है भाई? पहली बात तो ये समझो कि प्रवासी श्रमिक और नियोक्ता से संबंधित व्यवस्था है। नियोक्ता से संबंधित व्यवस्था है पहली चीज, ठीक है। नियोक्ता को बोलते हैं कफील। नियोक्ता को क्या बोला जाता है? कफील। इस मामले में क्या किया जाता है, जो कफील होते हैं मतलब जो नियोक्ता होते हैं ना, उनको प्रवासी श्रमिकों पर असीमित अधिकार देता है। ये जो कफाला व्यवस्था है, कफाला व्यवस्था क्या क्या करता है? कफीलों को प्रवासी श्रमिकों पर असीमित अधिकार देता है। इस व्यवस्था में क्या क्या चीजें आती हैं? इस व्यवस्था में अगर देखा जाए तो श्रमिकों को देश में प्रवेश करने, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, श्रमिकों पर देश में प्रवेश करने, रहने, काम करने और देश से बाहर निकलने पर नियंत्रण शामिल होता है, ठीक है। यह व्यवस्था कहां कहां लागू पता है? सऊदी अरब। काम करने के बाद है? देश में प्रवेश करने, काम करने और देश से बाहर निकलने पर नियंत्रण शामिल है। सऊदी अरब में लागू है ये, यूएई में लागू है, और कुवैत में लागू है, ठीक है। ठीक भाई? यस सर। तो ये हमें ध्यान रखना है, इतनी चीजें। उत्पादक मूल्य सूचकांक, ठीक है। किसने इसको तैयार किया है? इसमें लिख लीजिएगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा इनपुट कीमतों को कुशलतापूर्वक मापने के लिए यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साझा किया गया, ठीक है। हो गया? जी सर। लिखिएगा तो थोक मूल्य सूचकांक लिखिएगा। लिखिएगा इसमें, यह खुदरा बिक्री से पहले कुल कीमत में परिवर्तन को मापता है। सर खुदरा के बाद क्या बोले? खुदरा बिक्री से पहले वस्तुओं की कुल कीमत में परिवर्तन को मापता है। इसे प्रायः अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर के संकेतक के रूप में समझा जाता है।
भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना, इसको WPI भी बोलते हैं, ठीक है, WPI भी बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक की गणना कौन करता है? इसकी गणना होती है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी गणना की जाती है। अभी क्या है वर्तमान में आधार वर्ष क्या है इसके लिए? आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है ना। इसे लागू कब किया गया? 2017 में लागू किया गया इसको, ठीक है, ओके। इतना हमें इसमें याद रखना। टॉपिक है कलसा बंडूरी परियोजना, ठीक है। ओके, कलसा बंडूरी परियोजना, इसमें सबसे पहले याद रखना है कलसा और बंडूरी दो नदियां हैं। ये दोनों नदियां जुलाई का स्टार्ट किया है ना। महादई की सहायक नदी हैं। ये दोनों महादई की सहायक नदियां हैं, ये महादई की सहायक नदियां हैं दोनों, ये याद रखना है। याद ये भी रखना है कि जो कलसा और बंडूरी नदियां हैं इन दोनों पर करीब 11 बैराज बनाए जाएंगे, 11 बैराज बनाए जाने की योजना है। जाहिर सी बात है महादई नदी गोवा में स्थित है, ये आप सबको पता होगा। और अभी ये जो चर्चा में रही है, चर्चा में इसलिए रही क्योंकि महादई नदी केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में जल और सद्भाव के लिए प्रगतिशील नदी प्राधिकरण प्रवाह 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 का फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव रिवर अथॉरिटी फॉर वाटर एंड हार्मनी, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म है, ये हमें याद रखना है। इस टीम ने क्या किया, बंडूरी कलसा बंडूरी परियोजना के लिए बेलगावी जिले का दौरा किया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो महादई नदी है ना, महादई नदी जल बंटवारा किसके किसके बीच में है? ये कर्नाटक और गोवा के बीच में है, दोनों के बीच में बंटवारे को लेकर मतलब गतिरोध है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अब अगर देखें पहली बार इस परियोजना को प्रस्तावित कब किया गया, पहली बार प्रस्ताव कब आया है? तो 1980 के दशक में, पहली बार प्रस्ताव आया 1980 के दशक में। लेकिन कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में विवाद था, इस वजह से इसको क्रियान्वित नहीं किया गया, ठीक है, ओके, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जो ये कलसा बंडूरी जो 11 बैराज बनाए जाने की बात है, उसमें ये है कि कर्नाटक के जो सूखा प्रभावित जिले हैं ना, उनकी ओर जल की धारा को मोड़ना है, या यूं बोले तो शुष्क उत्तरी मैदान के शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके, वो भी कर्नाटक के। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? लिख लीजिएगा, जल को कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों तक पहुंचाना। एक तो ये मतलब शुष्क उत्तरी मैदान जो कर्नाटक के हैं वहां के शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो बेलगावी, गडग और बागलकोट, ठीक है। इसके अलावा हुबली और धारवाड़, ये दोनों जुड़वा शहर हैं, ये भी याद रखना, इनको सबसे ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। महादायी नदी की अगर हम बात करेंगे, महादायी नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम लिख लीजिएगा,
बेलगावी जिला, खानपुर तालुका है, ठीक है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? कर्नाटक में है भाई। कर्नाटक में मतलब पश्चिमी घाट है। आप पश्चिमी घाट भी लिख लीजिए जरूर। ये नदी कैसी है? वर्षा आधारित नदी है। वर्षा आधारित नदी है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसके और भी नाम हैं। महादई नदी को मांडोवी भी बोलते हैं, मांडवी नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो अभयारण्य एक है जिसका नाम है सलीम अली, ठीक है, पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। और ये कहाँ पर है? चेराव द्वीप पर है। और जो चेराव द्वीप है वो मांडवी नदी में है, मांडवी नदी का, ठीक है, मांडवी नदी में ही ये द्वीप बना हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें, प्रमुख सहायक नदी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख? कलसा नाला, कलसा नाला, बंडूरी नाला, सुरला नाला, हल्टर नाला, ठीक है, पोटी नाला, महादाई नाला, ठीक है, महादाई नाला, पंसीर नाला, बैल नाला और अंधेर नाला। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। इतना हमें इसके बारे में ध्यान रखना भाई, ठीक है। वैसे भारत में और भी नदी जल विवाद चल रहे हैं ना। गोदावरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? गोदावरी जल विवाद, नदी जल विवाद किन के बीच में है? कर्नाटक सर और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और उस समय मध्य प्रदेश, तत्कालीन मध्य प्रदेश में भी हुआ करता था, उड़ीसा, महाराष्ट्र। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बीच में है विवाद, ठीक है। कृष्णा नदी विवाद की बात करें, कृष्णा नदी जल विवाद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। नर्मदा की बात करें, नर्मदा जल विवाद कहाँ कहाँ है? एमपी में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, ठीक है। रावी और व्यास नदी जल विवाद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ है? ये पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है ना। जैसे कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद कहाँ है? कावेरी जल विवाद केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी में है। कृष्णा जल विवाद 2 सेकंड, ये किसके किसके बीच में है? अब ये है कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, ओके। वंशधारा नदी जल विवाद कहाँ कहाँ है? कौन कौन से राज्य के बीच में? तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में है। फिर बात करें तो महानदी नदी जल विवाद, ये कहाँ कहाँ है? तो ये ओडिशा में है और छत्तीसगढ़ में है, सर थोड़ा नीचे किसी, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और महादई का अभी हमने बात किया है, तो महादई जो नदी है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद है ना, ठीक भाई। लिख लो, जो हैनिबल प्रोटोकॉल है ना, हैनिबल प्रोटोकॉल है, ये इजराइल सैनिकों से संबंधित है,
इजराइल सैनिकों से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, इजराइल जो सैनिक होते हैं ना वैसे एक विवादास्पद सैन्य नीति है। इसमें क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं, इजरायली सैनिक होते हैं, वो अपने साथियों को अगवा होने से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मतलब विरोधी हाँ, के ऊपर। उनसे बचाने के, बिल्कुल। ठीक है, इसका नाम भी लिख सकते हैं, हैनिबल बारका के नाम पर रखा गया। हैनिबल बारका के नाम पर रखा गया इसका नाम। ठीक है ना? जिसने क्या किया था, शत्रु देश रोम के हाथों बंधक बनाए जाने के बजाय स्वयं को मार डाला था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये रखा गया इसका नाम। ठीक है। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। यस। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही बताइए। इस बार का विषय क्या था इसका? विषय था महिलाओं का यौन, ठीक है, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार, और प्रजनन अधिकार। ठीक है, ये रहा है। भारत की जनसंख्या कितनी है इस समय? 1.44 अरब। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत। ठीक है, ओके, ये बात हमें याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, सुरक्षा कॉन्क्लेव, ये क्या भाई, चर्चा में क्यों रहा? बांग्लादेश सदस्य बन गया, बांग्लादेश इसका सदस्य बन गया, और कौन सा सदस्य बना? तो 5वां सदस्य है। ठीक है, घोषणा कब हुई बांग्लादेश के सदस्यता की? घोषणा कब हुई है? इसकी घोषणा हुई है मॉरिशस में, मॉरिशस में हुई है। और कब हुई है? 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान, स्तर की बैठक के दौरान। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? जो ये 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हुई है, इसमें भारत की तरफ से कौन थे? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नाम क्या है इनका? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। और बांग्लादेश सदस्य बना क्या है? वो सुरक्षा कॉन्क्लेव क्या है? अब इसके बारे में देखें तो इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय है कोलंबो में। सदस्य कौन कौन है इसके? तो भारत है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव है और बांग्लादेश। ठीक ना? मॉरिशस की बात करेंगे तो ये 2022 में सदस्य बना था। मॉरिशस 2022 में सदस्य बना। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 2020 में। तब कौन कौन इसमें शामिल थे? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे। ठीक है ना? ये बात हमें याद रखनी है। ओके, उद्देश्य क्या है वैसे लिख लो, लेकिन उद्देश्य स्थापना कब हुई थी सर? 2020 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, समुद्री खोज और बचाव, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, एक शब्द है हीट डोम। हीट डोम क्या होता है?
एक मौसमी परिघटना है। मौसमी परिघटना है वायुमंडल में, लिख लीजिए, वायुमंडल में उच्च दबाव प्रणाली, उच्च दबाव प्रणाली बर्तन पर ढक्कन की तरह उष्ण वायु को लंबे समय तक रोक रखती है। ठीक है, उष्ण वायु को लंबे समय तक रोक रखती है। ओके, चर्चा में क्यों रहा है ये भी लिख सकते हैं, चर्चा का विषय क्यों बना। पश्चिमी अमेरिका भीषण गर्मी की चपेट में है, भीषण गर्मी की चपेट में है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर, सर्वाधिक प्रभावित शहर कौन सा है, तो कैलिफोर्निया है। ठीक है, कैलिफोर्निया सर्वाधिक प्रभावित शहर है इसका। ठीक है ना। हीट डोम के निर्माण में उत्तरदायी कारक लिख लो, निर्माण में उत्तरदायी कारक कौन कौन से उत्तरदायी कारक, समुद्री तापमान में परिवर्तन, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जेट स्ट्रीम की भी अपनी भूमिका है, जेट स्ट्रीम की भी अपनी भूमिका होती है। जलवायु परिवर्तन ये भी भूमिका निभाता है। ठीक ना। इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव लिख लो। तो इससे निर्जलीकरण की समस्या, निर्जलीकरण की समस्या और हीट स्ट्रोक जैसी समस्या बन जाती है। ठीक है ना, मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ये इसके बारे में रहा है। ओके, आगे चलें। ऊपरी सियांग अगला टॉपिक है, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना कहां पर है ये, अभी चर्चा में क्यों रही है। देखो अरुणाचल प्रदेश में तो है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी इसका विरोध किया जा रहा है पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय समुदायों के द्वारा। ठीक है, इस परियोजना का विरोध हो रहा है। ठीक है, कहां पर है ये, सॉरी सियांग नदी पर है और सियांग जिला में भी है, सियांग जिला सियांग नदी। ठीक है, 11,000 मेगावाट प्रस्तावित है, इस पे 11,000 मेगावाट प्रस्तावित है। निर्माण कौन करेगा, यह कर रहा है कौन, तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ओके, ये हमें याद रखना है। इतना बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, राजधानी ईटानगर है, ये तो पता है। अरुणाचल प्रदेश कैसा राज्य है, एक पहाड़ी स्थलाकृति वाला है, उच्च वार्षिक वर्षा वाला राज्य है ना। यहाँ पर 8 नदी घाटियां हैं, 8 नदी घाटी हैं यहाँ पे टोटल। कौन कौन सी हैं, तवांगचू, तवांगचू, कामेंग, डिक्रोंग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, लोहित और तिरप। ठीक है, क्या लिखे दिवांग, हम लोग अपने बच्चे एक को अच्छे चीज से और, पढ़ा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक चीज और याद रखना, ये डिक्रॉन्ग है सर, क्या लिखे हैं? डिक्रोंग लिखें, डिक्रोंग। देश में कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता में, जल विद्युत क्षमता में से, सर एक बार और बोलिए ना। देश में कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता में से लगभग 40%, लगभग 40% अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और भी कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं। सर लगभग क्या बोले, लगभग 40% अरुणाचल प्रदेश में है। अन्य जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? कामेंग, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है, तो कामेंग नदी पर होगी भाई, कामेंग नदी। सुबनसिरी,
अपर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होगी? तो ये सुबनसिरी पर होगी, जाहिर सी बात है ना। हिरोंग, हिरोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होगी? तो ये सियोम नदी पर होगी। अब ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। एक चीज और है, सियांग लोअर भी लिख लो, सियांग लोअर जल विद्युत परियोजना, ये सियांग नदी पर है। मतलब ये सभी चारों की चारों ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक है। हीरो अगला टॉपिक लिखिएगा, सर इधर क्या लिखे हुए थे? अगला टॉपिक है ये कौन सा अपना बोल रही वित्तीय है? समावेशन सूचकांक। सर नेतृत्व मतलब वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया गया, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सूचकांक का मानक क्या रहा है? मानक रखा गया 64.2, 64.2। अब ये कब के लिए है? मार्च 2024 के लिए मानक रखा गया था 64.2, जबकि यही 60.1 भी था और वो मार्च 2023 के लिए था। बात समझ रहे हैं? मतलब वित्तीय समावेशन सूचकांक में मार्च 2024 के लिए जो मानक निर्धारित किया गया वो 64.2 अंक था। मार्च 2023 में देखा जाए तो वही 60.1 अंक के रूप में था, ठीक है ना। सुधार अब की बार क्या हुआ? 60 से 64.2 पर पहुंच गए। इसके सुधार का कारण क्या रहा है? तो सुधार ही हुआ ना, तो सुधार का कारण क्या रहा है? ये जरूरी, सुधार का कारण रहा है वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थानों के या सेवाओं के उपयोग आयाम, वित्तीय संस्थानों के उपयोग आयाम, ठीक है, इस वजह से इसमें सुधार हुआ है। ओके, इतना हमें ध्यान रखना है। अब ये याद रखना है, ये प्रतिवर्ष जारी होता है, प्रतिवर्ष जारी होता है। 2021 में इसका प्रथम संस्करण आया था। प्रथम संस्करण कब आया था? 2021 में। तो 22, 23, 24, मतलब ये चौथा संस्करण हुआ 2024 वाला, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। इसमें क्या क्या शामिल है? इस सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है? सरकार और संबंधित क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र के नियामकों, नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, ठीक है, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन, ये सब शामिल रहे इसमें, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, इस सूचकांक का निर्माण जो किया गया ना, बिना किसी आधार वर्ष के, बिना किसी आधार वर्ष के तैयार किया गया, ये भी याद रखना है। सर ये बोल दीजिए फिर से। इसके पैरामीटर क्या रहे? पैरामीटर तो पहला तो वित्तीय सेवा तक पहुंच, वित्तीय सेवा तक पहुंच, इसका हिस्सा कितना है? 35% भारांश है इसका। दूसरा उपयोग, उपयोग कितना है? 45% भारांश है। गुणवत्ता की बात करेंगे तो इसका कितना होगा फिर? 20% भारांश। ये 3 पैरामीटर रहे हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना, ये पैरामीटर हैं। और संकेतकों की बात करेंगे जब हम, तो 97 संकेतकों के आधार पर, 97 संकेतकों के आधार पर गणना की जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहां अगर गुणवत्ता की हम बात करें, गुणवत्ता, तो गुणवत्ता में क्या आता है? गुणवत्ता में आप वित्तीय साक्षरता की बात कर सकते हैं। गुणवत्ता में वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा में असमानता, सेवा में असमानता और कमी, ये शामिल होते हैं इसमें गुणवत्ता के मामले में, ठीक है ना। हो गया यहां तक? लिखिएगा रजत अर्थव्यवस्था। वृद्ध व्यक्तियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित वे आर्थिक गतिविधियां, वे आर्थिक गतिविधियां जिनका जिनका मूल उद्देश्य और उपभोग से संबंधित
आर्थिक सर आर्थिक गतिविधियां उसके जिनका वे आर्थिक गतिविधियां जिनका मूल उद्देश्य वृद्ध लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना, कॉमा उनके उपभोग, स्वास्थ्य और जीवन आवश्यकताओं को पूरा करें के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ठीक है। ये खत्म हो गया सर। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 किससे संबंधित है? ये नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी, हाँ ठीक है, मौजूदगी से निपटने के लिए है। कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है। मतलब शहरी क्षेत्रों में बढ़ते नक्सलवाद की मौजूदगी से निपटने के लिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 प्रस्तावित किया गया। गुड इवनिंग। इसको बोलते हैं MSPSA, है ना सर निपटने के लिए, उसके बाद निपटने के लिए ही है, बस लिखिएगा एक दो लाइन और। इसके तहत किसी भी संदिग्ध संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने का अधिकार या घोषित करने की शक्ति सरकार को प्रदान की गई है। ठीक है। कितने विधेयक हैं इसमें कितनी धाराएं हैं? तो 18 धाराएं हैं इसमें, 18 धाराएं हैं। एक चीज और लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लागू सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों की तर्ज पर तैयार किया गया है। ठीक है। शामिल अपराध इसमें कौन कौन से हैं? इसमें शामिल अपराध कौन कौन से हैं? 4 हैं, लिख लीजिए तो एक दो करके। पहला लिखिएगा, किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य होने पर। ठीक है। दूसरा लिखिएगा, सदस्य ना होते हुए भी किसी गैर कानूनी संगठन के लिए धन जुटाने पर। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी गैर कानूनी संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन में सहायता करने पर। ठीक है। एक और लिख लीजिएगा, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने पर। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि जो गैर कानूनी गतिविधि है उसकी परिभाषा कहां दी गई है? नहीं पता। गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा UAPA में दी गई है। ठीक है, याद रखना, गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा कहां दी गई है? UAPA के अंतर्गत दी गई है। दंड भी लिखी लो। 3 वर्ष से 7 वर्ष सजा, मतलब 3 साल से लेकर 7 साल तक सजा, और 2 से 5 लाख रुपया जुर्माना, ये सजा का प्रावधान है इसमें। ठीक है, क्लियर?
समझ में आया? 3 से 7 साल की सजा हो सकती है, साथ ही साथ 2 से 5 लाख रुपया जुर्माना। ये वाली बात नहीं है या जेल या जुर्माना, ये नहीं, दोनों साथ हैं। दूसरी चीज, इसके तहत जो भी अपराध होंगे, लिखिए, इसके तहत अपराध संज्ञेय हैं, अर्थात बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, तथा तथा गिरफ्तारी गैर जमानती होगी। गिरफ्तारी कैसी होगी भाई? गैर जमानती। गैर जमानत। ठीक है। इसकी जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? देखो, एसटी वाले अधिनियम में था कि उसकी जांच पुलिस उपाधीक्षक या उनके समकक्षी कोई कर सकता है। यहां पे क्या है, इसकी जांच सब इंस्पेक्टर या इसके ऊपर की रैंक वाला, ऊपर की रैंक वाला, ठीक है, पुलिस अधिकारी ही करेगा, याद रखना। शब्द है कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व क्या है ये? लिखिएगा, हवाई द्वीप के माउना लोआ वेधशाला में, हवाई द्वीप के माउना लोआ वेधशाला में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में मौसमी और वार्षिक परिवर्तन, वायुमंडलीय वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में मौसमी और वार्षिक परिवर्तन दिखाने वाला ग्राफ है, जिसे 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 अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक चार्ल्स डेविड कीलिंग ने तैयार किया था, है ना। वैज्ञानिकों द्वारा इसकी व्याख्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक चेतावनी संकेतक के रूप में की है। सर, वैज्ञानिकों द्वारा इसकी व्याख्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक चेतावनी संकेतक के रूप में की है। ओके, ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। ठीक है। शेंगेन क्षेत्र के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, क्या था शेंगेन? जनजाति का नाम है ना सर? शेंगेन क्या था अनन्या? कल तो ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना के बारे में चर्चा हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ की जनजाति है बॉम्बे रूट। लिखिए, स्वचालित मार्ग से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है या प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसके अंतर्गत निवेशकों को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। और कितना स्पीड में बोलते हैं जिसके अंतर्गत निवेशकों को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि नहीं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण कराना होता है। ठीक है,
हो गया भाई। अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट। अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट। ठीक है, इसका शीर्षक क्या है? शीर्षक लिख लो इसका पहले तो। शीर्षक है केरल में हाथी आबादी अनुमान 2024। ये लिख लो पहले तो। क्या बताया गया है रिपोर्ट में? 2015 से 23 के बीच में क्या हुआ है? हाथियों के मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, इस दौरान केरल में कितनी हाथियों की मौत हुई? इसी दौर में केरल में 845 हाथी की मृत्यु हुई। ठीक है, हाथियों की मौत दर्ज की गई। ओके, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट के बारे में लिख लेना। केरल में हाथियों की आबादी का वार्षिक सर्वेक्षण है। वार्षिक सर्वेक्षण है जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में समन्वित अंतर्राज्यीय सर्वेक्षण का हिस्सा है। ठीक है, हो गया, याद रखना है। अच्छा, जानते हैं इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है ना कि जो राज्य की सीमाओं के पार, उस पार जो मानव और हाथी का संघर्ष है ना, उनकी समस्या का समाधान करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं नॉर्मल तरीके से। लिखिएगा, केरल में हाथियों की संख्या देखेंगे अब। एक और बोल। केरल में हाथियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 1793 अनुमान है ये 2024 का। सिर्फ केरल में 1793, मतलब 7% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अच्छा, ये जो मृत्यु हो रही इनकी, इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु का सामना कौन करते हैं? 60% बढ़ा है वहाँ पे। हाँ, 7% वृद्धि हुई है, प्लस 7% लिखे हैं ना, इसका मतलब यही। ठीक है, 10 वर्ष से कम आयु, मतलब युवा हाथी। ठीक है, मृत्यु दर के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं, मृत्यु दर के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो शावकों की मृत्यु हो रही, 10 वर्ष से कम आयु के जो हाथियों की मृत्यु हो रही, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? नाम लिख लो, हाथी एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस। इनकी मृत्यु का कारण ये वायरस है। ठीक है, ओके। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है भाई 129वां स्थान 146 में से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये तो 2024 की स्थिति रही। इसी में भारत को 2023 में अगर देखें तो 127वें इस पायदान पर था भारत। 146 अर्थव्यवस्थाओं में से 127वें पायदान पर 2023 में था। इस गिरावट का कारण क्या है? गिरावट हुई है ना 23 से 24 मामले में, तो गिरावट का कारण क्या है? लिख लीजिएगा, शिक्षा क्षेत्र में गिरावट।
शिक्षा क्षेत्र में गिरावट की वजह से ये गिरावट देखी गई है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में गिरावट के चलते ये भारत में लैंगिक अंतराल में गिरावट देखी गई है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अब देखिए, शिक्षा में लैंगिक अंतराल यहीं पर लिख लो। शिक्षा में लैंगिक अंतराल प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तर की शिक्षा में नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी उच्च है। एक मिनट, पुरुष और महिला के बीच में अंतर कितना है? पुरुष महिला में अंतर इस लेवल पे अंतर कितना है? तो 17.2% का अंतर है इस लेवल पे। ठीक है, ओके। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी। 2023 रिपोर्ट अनुसार भारत को, ठीक है, शैक्षिक समानता में भारत को कितना मिला था? 1 अंक प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन 24 वाली रिपोर्ट में क्या हुआ? शैक्षिक समानता के मामले में भारत को 0.964 अंक मिला। बस हम ध्यान रखना, अंक मिला है, 0.964 अंक मिला है। ठीक है, लिखिएगा, भारत में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दो प्रमुख संग्रह प्रणालियों का उपयोग करके स्कूल और कॉलेज नामांकन डाटा को ट्रैक करता है। तो 2 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से। हाँ, एक नाम है शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। ठीक है, इसको बोलते हैं USIDE, यूसाइड प्लस, यूसाइड नहीं, यूडाइस है, UDISE प्लस। एक तो ये है, दूसरा कौन सा है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, AISHE। इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। ठीक है ना, हो गया। अच्छा देखो, अब किसमें कितनी बालिकाएं नामांकित है। अगर हम प्री स्कूल की बात करें, प्री स्कूल और या फिर बोले इसको किंडरगार्टन की अगर हम बात करें, तो यहां पर 46.8% बालिका नामांकित है। ठीक है, प्री स्कूल या किंडरगार्टन में। अब प्राथमिक विद्यालय की अगर बात करें, हम बात करेंगे, मतलब 1 से 5 तक में कितना? 47.8% बालिकाओं का नामांकन हुआ है। उच्च प्राथमिक या फिर मतलब 6 से 8 तक का सोचो ना, 6 से 8 तक का, इनका इसमें कितना है? तो 48.3% बालिकाओं का नामांकन हुआ है। ठीक है, कक्षा 8 के बाद क्या हुआ है? कक्षा 8 के बाद क्या स्थिति रही है? 47.8% बालिकाओं का नामांकन। क्यों ऐसा है? पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहीं तक है ना? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार समाप्त। अरे 14 साल तक है निःशुल्क शिक्षा, है ना? ओके। और अगर कक्षा 8 के बाद की बात कर रहे हैं तो ये कक्षा 9 और कक्षा 10 की बात है, ये भी समझ के रखना। ठीक है, लिख सकते हैं सकल नामांकन अनुपात भी लिख सकते हैं इसमें। सकल नामांकन अनुपात का मतलब है कॉलेज विश्वविद्यालय में नामांकित, मतलब
18 से 23 वर्ष वाली लड़कियों की बात है। इनका क्या हिसाब किताब है? इनका हिसाब है 28.5%, है ना, 28.5%। ठीक है। सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? सरकार द्वारा किए गए प्रयास, सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या? लिख लेना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ये है। इसमें छात्रवृत्ति, नामांकन को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, गुणवत्तापूर्ण बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति योजना, ये भी सरकार के प्रयास से संबंधित है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना। ठीक है। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बात समझे? ये सारे सरकार के प्रयास हैं। ठीक है ना। इनसे स्कूलों में लड़कियों की संख्या में वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है। यूविन पोर्टल है, यूविन पोर्टल क्या है? ये यूविन पोर्टल क्या भाई? उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे ना कोविन की तर्ज पर निर्मित है। ठीक है। याद रखना, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण का हिस्सा है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जो क्या करेगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। ठीक है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये 64 भारत के 64 जिलों में पायलट परियोजना के तर्ज पर लागू है। ठीक है ना, 64 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में लागू है, ये हमें याद रखना चाहिए इसमें। और इसकी बात की गई थी 2024-25 के अंतरिम बजट में क्या बात की गई थी? लिख लीजिएगा, वित्त मंत्री द्वारा टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष का समर्थन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के, इस मतलब यूविन की बात है, इस प्लेटफॉर्म के शीघ्र रोल आउट पर जोर दिया गया था। ठीक है। हो गया। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता लिख लीजिएगा, पहला है गर्भवती महिला। ठीक है, महिला और 6 साल तक के बच्चों के सभी टीकाकरण कार्यक्रमों को शामिल करता है। ठीक है, सभी टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल करता है। हो गया। दूसरा लिखिएगा, किसी भी समय
किसी भी समय क्यूआर आधारित डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य, ठीक है, डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य ई टीकाकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है, ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, नागरिकों द्वारा किसी भी समय, एक मिनट नागरिक, एक मिनट रुकिएगा, नागरिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वपंजीकरण कर सकते हैं, साथ ही टीकाकरण केंद्र का चयन और मिलने का समय निर्धारित कर सकते हैं, है ना, ओके, ध्यान रखना, हो गया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण को सुलभ करता है, ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, पंजीकरण पुष्टिकरण, खुराक प्रबंधन, आगामी खुराक के स्मरण के लिए एसएमएस अलर्ट भेजता है, ठीक है, एसएमएस अलर्ट होता है भाई फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को नया टॉपिक ना, नहीं, इसी में लिखो, विशेषता है, कार्यकर्ताओं को टीकाकरण के आयोजनों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है, हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह व्यापक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखरखाव के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पहचान पत्र बनाने में सहायता करता है। आयुष्मान के बाद क्या बोले सर? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पहचान पत्र बनाने में सहायता करता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, ई विन प्लेटफॉर्म के साथ समायोजित है या समायोजन स्थापित करता है, ठीक है, ई विन प्लेटफॉर्म से समायोजन स्थापित करता है। अब यहाँ पे बात आती है, ई विन है क्या? ई विन के बारे में ऐसे करके लिख लो, बड़े केंद्रीय भंडारों से लेकर देश के प्रत्येक टीकाकरण स्थल तक सभी वैक्सीन खुराक को ट्रैक करता है।
ठीक है, सर स्थल के बाद तक, स्थल तक सभी वैक्सीन खुराक को ट्रैक करता है, ट्रैक। ठीक है, ओके। सर ईवीन जो है सर, हाँ, ईवीआईएन बोल रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया। जी सर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना। ठीक है, शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना भी एक इसकी विशेषता है। अर्थात 2030 तक, अर्थात 2030 तक शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या, शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या आधी करने की दिशा में, आधी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक ना, हो गया। रहने दीजिए सर, जब लिखवाए हुए हैं तो। मेरे ख्याल से सर ये लिखवा दीजिए सर। इसमें क्या किया जाएगा, गर्भवती महिला और बच्चों को मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाता है भाई, ऐसे लिखो। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी, 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में। ठीक है, 85 में क्या किया गया, 1985 में क्या हुआ, इसमें लिख लीजिए, इसका दायरा शहरों से आगे बढ़ाया गया, शहरों से आगे बढ़ाया गया, और नाम क्या रखा गया, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नहीं, यूआईपी, यूआईपी मतलब यही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, यूआईपी नाम पड़ गया यहीं से इसका। 1992 में क्या किया गया, बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। 97 में फिर क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया गया, के दायरे में शामिल हुआ। ठीक है, फिर 2005 में क्या हुआ भाई, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के बाद इसका अभिन्न अंग बन गया, है ना, अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है ना, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सहयोगी रहा है। ठीक है, बीमारियां कौन कौन सी इसमें शामिल हैं, बीमारियां लिख लो, शामिल बीमारी, लिख लो तो, सभी गर्भवती और बच्चों को 12 रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर पर भी लिख लो भाई, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी बीमारी इसमें है, लिख लो, डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, खसरा, रुबेला, गंभीर बाल क्षय रोग। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, टाइप बी,
के कारण होने वाले मेनिनजाइटिस और निमोनिया। ठीक है, इतना राष्ट्रीय स्तर पर है ये। अब बात करेंगे उपराष्ट्रीय स्तर पर। उपराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या है भाई, इसमें लिखिएगा रोटा वायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया, न्यूमोकोकल निमोनिया, निमोनिया, और क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, क्वाड के बारे में लिख लो, क्वाड कब स्थापित हुआ था ये, इसका फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? क्वाड्रिलेटरल एंड डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल और सिक्योरिटी और डायलॉग। इसके 4 सदस्य हैं ना सर, जापान, इंडिया, अमेरिका और इतनी पता। हाँ, डायलॉग, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। अनौपचारिक रणनीतिक मंच है, रणनीतिक मंच है, ये भी याद रखना। 2007 में विचार रखा गया, 2007 में विचार आया। किसको विचार आया था भाई? जापान के प्रधानमंत्री थे उस समय में, शिंजो आबे। प्रधानमंत्री शिंजो आबे, शिंजो आबे, आबे हैं भाई, ठीक है, शिंजो आबे थे। ठीक है, इसमें वही है, यूएसए है, सर यहाँ जो टर्म यूज किया गया है, ये जापान औपचारिक और अनौपचारिक, इसका क्या इंडिया मतलब है, हैं? ऑस्ट्रेलिया है। अब एक चीज और लिख लो, मालाबार सैन्य अभ्यास, इसी में, हाँ, मालाबार सैन्य अभ्यास इस समूह का एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये लिख लेना। सर अभ्यास के बाद क्या लिखते हैं? अभ्यास है, ठीक है, इसके वजह से कई सारे उद्देश्य हैं। हिंद प्रशांत यहाँ बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर कई सारे इनके मतलब उद्देश्य हैं। उसमें से एक उद्देश्य आप लिख सकते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए वैकल्पिक ऋण वित्त पोषण प्रदान करना या पेशकश, वित्त पोषण की पेशकश करना। ठीक है, चलो ब्रिक्स के बारे में लिखते हैं, BRICS। ठीक है, ये कैसा है? विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था के समूह वाले देशों का संगठन। इतना तो याद रखना चाहिए, है ना? सर प्रधानमंत्री का नाम क्या है? 2001 में क्या था? 2001 में क्या हुआ भाई? जिम ओ नील, ये कौन है? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या किया था? 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए BRIC ब्रिक शब्द का प्रयोग किया, ब्रिक शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। ब्रिक मतलब हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना? यही हुआ। 2006 में क्या हुआ? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की बैठक। क्या चीज? 2009 में क्या हुआ? नियमित शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, ओके। फिर 2010 में क्या हुआ भाई? दक्षिण अफ्रीका शामिल, तब बन जाएगा BRICS, ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, 2014 में क्या हुआ था?
बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। ठीक है, हो गया। सर ब्रिक के विदेश मंत्रियों के बाद क्या लिखे? संयुक्त बैठक है भाई। ठीक है, 2014 में। फिर 2024 में क्या हुआ? 2024 1 जनवरी को क्या हुआ था? इसमें ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, इथियोपिया, यूएई को ब्रिक्स में शामिल किया गया। इसके बाद क्या बोले हैं सर? ब्रिक्स में शामिल किया गया। क्या चीज? क्या बोल रही? इसके बाद क्या बोले हैं? इथियोपिया। ठीक है, अब ये और 5 देश इसमें आ गए हैं। हो गया, चलो भैया। ठीक है, बजट वाली वीडियो अच्छे से देख लेना भाई, हम बता दे रहे हैं। सर लिख लिए। वेरी गुड। एक लिखेंगे मोंगला बंदरगाह। मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है ये पता है? बांग्लादेश में है ये। मोंगला बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, भारत का समझौता हुआ इसके साथ। यहाँ पर टर्मिनल परिचालन का अधिकार मिला है भारत को। ठीक है, भारत को टर्मिनल परिचालन का अधिकार मिला। ठीक है, इस मामले में चीन पीछे हट गया। मोंगला के बारे में बात करें, चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है ना? दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1950 में, है ना? पूर्व नाम क्या था इसका? तो चालना पोर्ट पहले इसको कहा जाता था, चालना पोर्ट कहा जाता था। ठीक है, 1987 में क्या हुआ? प्रबंधन का काम किसको मिला? मोंगला पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया, और तब से इसका नाम क्या हो गया? मोंगला बंदरगाह। सर 1900 क्या लिखे हैं? बन गया 1987। ये 1950, ये 1987, याद रखना। अच्छा, ये दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश में है, बागरघाट जिला है, वहीं पर स्थित है ये। ठीक है, बागरघाट जिला है, दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश है, वहीं पर है। सर 1987 लिखे हैं। 87 लिखे हैं। अथॉरिटी के बाद सर स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, किसने जारी किया? जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये याद रखना। ये पहला वैज्ञानिक प्रयास है, पहला वैज्ञानिक प्रयास है ऐसा करने के लिए। ठीक है, ओके। और इसका राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान राष्ट्रीय समन्वयक है। ठीक है, इसमें इसे तैयार किसने किया है? किसने तैयार किया? रिपोर्ट तैयार कैसे किया गया? लिख लीजिए, हिम तेंदुआ रेंज वाले सभी राज्य प्लस नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन कहाँ पे है? ये मैसूर में है, प्लस WWF इंडिया द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, 2019 से 23 तक 2 चरणों में चला।
2 चरणों में चला ये कार्यक्रम। संख्या कितनी, भारत में संख्या कितनी है? 718। सॉरी सर, मैं बात लगी। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जे&के, इन्हीं राज्यों में पाए जाते हैं। मतलब इन्हीं राज्यों ने मिलकर WWF इंडिया और किसके साथ, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन साथ मिलकर रिपोर्ट को तैयार किया है। ठीक है ना? मतलब इसका मतलब है कि लद्दाख में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, लद्दाख में सबसे ज़्यादा, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, ओके। कहाँ पाए जाते हैं ये विश्व में? देखें, विश्व में लिख लो तो मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। भारत में तो हम बता ही दिए। भारत में प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है इनके लिए? भारत में प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है इनके लिए? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? लद्दाख में है। ठीक है ना। संरक्षण की बात करें हम, संरक्षण में IUCN में किसमें शामिल हैं? तो ये संवेदनशील हैं या सुभेद्य हैं। साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट वन में शामिल हैं, परिशिष्ट वन में। और अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, तो अनुसूची वन में शामिल है। ठीक है, हो गया भाई। विश्व के 12 देशों में वैसे पाए जाते हैं ये। हिम तेंदुआ वाले देश कौन कौन से भाई? देखो, भारत तो है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है ना। इन 12 देशों में ये पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना है। अब रखते हैं।